हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम वापस आपके लिए इंडियन पॉलिटी से एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप तक पहुंचाने का काम किया था। उम्मीद है आप लोगों ने देख रखा होगा। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाया जाता है। खैर, आज हम लोग डीपीएसपी पर बात करेंगे। तो डीपीएसपी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। डीपीएसपी से क्या कुछ क्वेश्चन आता है मुख्य परीक्षा में, पहले थोड़ा सा इसको भी हम लोग देखने का काम करें। ये न सिर्फ झारखंड लोक सेवा आयोग में बल्कि अन्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो आप जेपीएससी, बीपीएससी या कोई और पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, वो सब जगह आपके लिए इस्तेमाल होगा। इस टॉपिक को पढ़ने, देखने, सुनने के बाद आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा में अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका भी आपको काफी हद तक जवाब मिलेगा। हालांकि ये मेन के दृष्टिकोण से तैयार किया जा रहा है, लेकिन मेंस के लिए तो आपके लिए उपयोगी होगा ही होगा। खैर, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसका एक रूपरेखा देखें। सबसे पहले हमें बता दें कि आज के इस टॉपिक में यद्यपि मेरा फोकस है इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया गया है, तो इस पर फोकस होगा। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हम लोगों को डीपीएसपी के विषय में और जो क्वेश्चन बनता है या उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो जान लेना आवश्यक होगा, क्योंकि अगर हम लोग उन चीजों को नहीं जानेंगे तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बनता है, पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानने का काम करें। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है कि डीपीएसपी के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दे। तो मोटे तौर पे ये बात आप सब जान रहे हैं कि डीपीएसपी, अगर इसका इंट्रोडक्शन को ही हम लोग इस रूप में देखना चाहें तो क्या कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि फुल क्वेश्चन में एक इंट्रोडक्शन तो बनता ही बनता है। तो डीपीएसपी के विषय में हम लोग इंट्रोडक्शन ये बना सकते हैं कि डीपीएसपी या राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारतीय शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो कि प्रशासकों के लिए एक न्याय संहिता के तौर पर भी काम करता है। डीपीएसपी का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और साथ ही सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बहाल करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये जो डीपीएसपी है, ये संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है, एक रास्ता है, एक पथ प्रदर्शन है, एक निर्देशन है कि अगर हम लोग इन बातों को अपने व्यवस्था में, अपने प्रशासनिक कार्य में शामिल करेंगे तो जो संविधान में सामाजिक न्याय की संकल्पना की गई है, जो समानता की बात की गई है, जिस समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य रखा गया है, वो सारा फुलफिल होगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि डीपीएसपी जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि आयरलैंड का जो संविधान है वो 1937 में बना था, और वहीं से हम लोगों ने भारत के संविधान में इसको शामिल करने का काम किया। ये भारत के संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर के और 51 तक में है। यहाँ पर कुछ बातें और भी जो आप अपने जरूरत के हिसाब से इंट्रोडक्शन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों का विकास साथ साथ हुआ। जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो संविधान सभा में ये बात उभर करके सामने आई कि स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में सब लोगों को मूल अधिकार मिलने चाहिए। साथ ही साथ ये बात भी उभर करके सामने आई कि जो सामाजिक आदर्श का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, सामाजिक आदर्श का जो लक्ष्य रखा गया है, उन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए लोगों को न्याय की भी जो आवश्यकता है वो भी पूरी होनी चाहिए। जाहिर सा बात था कि संविधान जब बन रहा था, हम लोग आजाद हुए थे और देश के सामने संसाधनों की कमी थी, तो तत्काल तौर पे सब लोगों को मूल अधिकार और सभी प्रकार के कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य से संबंधित जो प्रावधान हो सकते थे, जो व्यवस्थाएं हो सकती थी, देन एंड देयर उसको दे पाना संभव नहीं था। इसलिए अलग अलग विचार चल रहा था और अंततोगत्वा बी.एन. राव, आपने नाम सुना होगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बी.एन. राव ने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था, जिसकी अध्यक्षता बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के तौर पर अंबेडकर ने किया था। तो बी.एन. राव जो संविधान के प्रारूप तैयार करने वाले थे, उन्होंने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों को दो श्रेणी में बांट दिया जाए।
एक जो न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, जो इनफोर्सिएबल हो, और दूसरा वो जो न्यायालय में अप्रवर्तनीय हो। ठीक है, तो जो प्रवर्तनीय हुआ, इनफोर्सिएबल हुआ, वो फंडामेंटल राइट्स हो गया, जिसका कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो इनफोर्सिएबल नहीं था, जो अप्रवर्तनीय था, वो डीपीएसपी की श्रेणी में आ गया। तो दोनों का विकास साथ साथ हुआ था। खैर, ये इंट्रोडक्शन में आप अपने जरूरत के हिसाब से इन बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं डीपीएसपी में कि डीपीएसपी समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। शासक को एक आचार संहिता के रूप में यह प्रदान करता है, उनके लिए मार्ग निर्देशन का काम करता है और उन बातों को बताता है जिसके आधार पर चलते हुए, जिसको करते हुए हम संविधान के प्रियम्बल में जो हमारे उद्देश्य, आदर्श और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसको फुलफिल किया जा सकता है। ये इंट्रोडक्शन के लिए आप अपने सुविधा के हिसाब से, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप तैयार कर सकते हैं। सारी बातें जो जरूरत की थी मैंने बता दी है, भाषा सजाना आपका काम है। खैर, अब क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, जैसे कि मैंने कहा कि एक तो फुल क्वेश्चन ये बनता है कि डीपीएसपी के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दे। तो एक इंट्रोडक्शन, इसके बाद 36 से लेकर के 51 तक है, तो 36 से लेकर के 51 तक का ये प्रोविजन जो भी है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक टेल के तौर पर पूछा गया है या शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, जो कि सीडीपीओ जैसे एग्जाम में जहां के 20 मार्क्स के क्वेश्चन अकेले आएंगे वहां पर पूछा जा सकता है, और वो है कि डीपीएसपी के उद्देश्यों की या उसके महत्व की जानकारी दे। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि डीपीएसपी का वर्गीकरण करें। तो वर्गीकरण में समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। समाजवादी में क्या कुछ है आपके सामने लिखा हुआ है। गांधीवादी में कौन कौन सी धाराएं या कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे वो लिखा हुआ है। उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे ये भी लिखा हुआ है। ये पूरा करने के लिए भी, या इसको लिखने के लिए या सबको लिखने के लिए, सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो करना होगा आपको इसके विभिन्न अनुच्छेदों को याद करना। ठीक है, मैंने पहले कहीं क्वेश्चन ये भी देखा है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ है कि डीपीएसपी के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांत की जानकारी प्रस्तुत करें, और फिर उसमें एक टेल जोड़ा हुआ है कि क्या हम लोगों ने अपने समाजवादी सिद्धांत के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। मतलब उसका मूल्यांकन करना, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा डीपीएसपी में एक क्वेश्चन और बनता है, और वो क्वेश्चन ये है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में किसको वरीयता दिया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको संसद के द्वारा बनाया गया कानून, कोर्ट का जो डिसीजन है उसके आधार पर हम लोग देने का काम करेंगे। ठीक है, वो आज के टॉपिक में समाहित नहीं हो पाएगा, हमें कितना को बताने में लंबा वक्त लगेगा। हम थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे इन आर्टिकल्स को, ये समझते हुए, ये जानते हुए कि आप लोगों ने निश्चित तौर पे डीपीएसपी के इन आर्टिकल्स को याद रखा होगा। अगर याद नहीं रखे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप निश्चित तौर पर इसको एकदम याद कर लें, सो दैट कि यहां से कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको लिखने की स्थिति में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आए या फिर डिस्क्रिप्टिव मेंस के फॉर्मेट में आए। तो ये आपको याद तो हर हालत में करना ही करना होगा। कमोबेश यहां जो 36 से लेकर के 51 तक का आर्टिकल है वो सब शामिल है, सिवाय यहां से देख रहे हैं 38 से शुरू हो रहा है और 51 तक जा रहा है। इसका मतलब कि हम लोगों ने यहां पर 36 और 37 इनको नहीं मेंशन किया है। तो सबसे पहले हम लोग इनको और इनको जान लेते हैं, और इंट्रोडक्शन हम आपको बता चुके हैं इसलिए इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, और हम लोग फिर इसके विशेषता या इसके महत्व को समझने का काम करते हैं। तो 36 में राज्य को परिभाषित किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य की परिभाषा यहां बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 में है, जिसके तहत संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और स्थानीय सरकारें, मतलब कि ग्राम पंचायत, नगर निगम और स्थानीय जो बोर्ड होता है, स्थानीय जो निकाय होती है, उनकी बात की जाती है राज्य के परिभाषा के अंतर्गत, जिसका कि उल्लेख डीपीएसपी में भी आर्टिकल 36 में किया गया है। जबकि 37 जो है
वो कहता है कि डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब डीपीएसपी को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि बीएन राव ने फंडामेंटल राइट्स को 2 कैटेगरी में बांटा है। एक जो इनफोर्सिएबल है वो फंडामेंटल राइट्स हो गया, जो नहीं है वो डीपीएसपी हो गया। तो 37 में यही बातें कही गई हैं। ये 2 आर्टिकल अब आपके सामने है, इसको आप याद कर लीजिए। अब सबसे पहले हम लोग डीपीएसपी के इंपॉर्टेंस को, उसके महत्व को देखने और समझने का काम करते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन तो आपको देना ही पड़ेगा और इसके बाद इसके महत्व को हम लोग बताने का काम करेंगे। हम ब्रीफ कर रहे हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में प्रवर्तनीय न होने के बावजूद डीपीएसपी का नैतिक महत्व है। नैतिक महत्व इसलिए है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत में और लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। इसलिए सरकार में कोई भी हो, शासक कोई भी हो, राज्य जिसके जिम्मे हो, उनका ये कर्तव्य बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के कल्याण के लिए काम करें। तो न्यायालय में प्रवर्तनीय न होने के बावजूद ये नैतिकता के आधार पर इसको लागू किए जाने की जो प्रक्रिया होती है, ये राज्य के द्वारा अपने संसाधनों के अनुरूप, सुविधाओं के अनुसार निश्चित तौर पर किया जाता है। डीपीएसपी का एक आदर्श के रूप में भी महत्व नजर आता है और ये महत्व बिल्कुल उसी तरीके से नजर आता है जैसे कि ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा है, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहां जो घोषणा पत्र जारी किया गया, उसका जो महत्व है वो महत्व डीपीएसपी का भारत में है। ठीक उसी प्रकार से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरिका का जब संविधान बना 1784 में, तो उसका जो प्रियम्बल तैयार किया गया, उस प्रियम्बल का जो आइडियोलॉजी है, जो आदर्श है, जो फिलॉसफी है, वो चीजें भारत का डीपीएसपी भी प्रोवाइड करता है। और चूंकि मैग्ना कार्टा का भी कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो घोषणा पत्र जारी किए गए उसका भी कोई वैधानिक आधार नहीं है और न ही प्रियम्बल जो है वो कानून का हिस्सा है, बावजूद इसके उनका महत्व उन राष्ट्रों में वैसा ही है और या जैसा महत्व उनका उन राष्ट्रों में है, ठीक वैसा ही महत्व डीपीएसपी का भारत में भी है। तो एक विशेषता तो ये भी नजर आता है। डीपीएसपी के जो भी प्रावधान है जो कल्याणकारी राज्य से संबंधित है, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की बहाली के लिए मार्ग निर्देशन का काम करते हैं, तो इन आधारों पर भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो विपक्ष की सरकार होती है उसके हाथ में एक हथियार होता है और उन हथियार का इस्तेमाल करते हुए विपक्ष हमारी जो होती है वो सरकार की आलोचना करती है कि आपने अपने शासनकाल में डीपीएसपी के जो प्रावधान है उसको लागू करने में किस हद तक सफलता हासिल की है, या आपने काम किया है या फिर नहीं किया है। इसी आधार पर हम लोग सत्तारूढ़ दल का, सरकार का मूल्यांकन भी करते हैं कि सरकार सत्ता में रहते हुए हमारे लिए कितने सारे कल्याणकारी योजनाओं को लाने में सफल रही। क्या सरकारों ने, सत्तारूढ़ दल ने हमारे लिए डीपीएसपी के प्रावधानों का ध्यान में रखने का काम किया या नहीं रखा। ठीक है, डीपीएसपी राजनीतिक दलों के लिए एक चुनावी घोषणा पत्र का भी काम करती है। चुनावी घोषणा पत्र मतलब मैनिफेस्टो का भी काम करती है, क्योंकि डीपीएसपी के जो प्रावधान हैं जो लिटरली 38 से लेकर के 51 तक जाते हैं, उन प्रावधानों को ध्यान में रख करके सरकारों के लिए कार्य करना या तो मजबूरी होता है या यूं कहे कि उसके आधार पर सरकार जो है वो संविधान के जो लक्ष्य हैं, जो आदर्श है, जो उद्देश्य हैं, उसको फुलफिल करने का काम भी करती हैं। तो ये उनके लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है, उनके लिए एक चुनावी घोषणा पत्र के समान होता है। डीपीएसपी भले ही न्यायालय में प्रवर्तनीय न हो, लेकिन इसके बावजूद ये देखा गया है कि न्यायालय कई बार निर्णय सुनाने में डीपीएसपी के प्रावधानों का ध्यान रखती है, उसके आलोक में निर्णय सुनाने का काम करती है। जैसे कि आर्टिकल 46 को ध्यान में रख करके एक केस था 1951 का, चंपक दोराई राजन वर्सेस मद्रास स्टेट। इस
विवाद में या इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाते वक्त एसटी, एससी और जो समाज का पिछड़ा वर्ग है उनके आर्थिक सामाजिक हितों को ध्यान में रखने का निर्देशन राज्य को देने का काम किया था। तो न्यायालय में प्रवर्तनीय न होने के बावजूद न्यायालयों के निर्णय के लिए यह कहीं ना कहीं आधार का काम करता है। तो इसका न्यायिक महत्व भी स्पष्ट तौर पर नजर आता है। इसके अलावा डीपीएसपी का महत्व इस रूप में भी है कि भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में। उसके तहत जो उद्देश्य, जो आदर्श, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए कि भारत में न्याय लाना है, समानता लाना है, व्यक्ति के गरिमा की रक्षा करनी है, तमाम चीजें, ठीक है। तो इन चीजों को एक बड़ा आयाम देने का काम करता है डीपीएसपी, और संविधान निर्माताओं को जो लक्ष्य दिया गया था उसको प्रशासक वर्ग कैसे फुलफिल करेंगे उसके लिए पूरा रास्ता क्रिएट करने का, मार्ग प्रशस्त करने का, रास्ता बताने का काम करता है। तो डीपीएसपी का महत्व न सिर्फ भारत के अंदर है, भारत के बाहर भी इसका महत्व नजर आता है। जब हम लोग आर्टिकल 51 पर जाते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा जिम्मेदारी है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा उत्तरदायित्व बनता है, उसके संदर्भ में भी इसके महत्व नजर आते हैं। इसके अलावा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से डीपीएसपी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो पोषाहार का मामला हो, न्यायिक मामला हो, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो, गरीबों का कल्याण हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से डीपीएसपी जुड़ा हुआ है। तो इसका अत्यंत ही महत्व नजर आता है और यही डीपीएसपी की विशेषता है। तो ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई, ये एक शॉर्ट नोट्स के तौर पर या क्वेश्चन में एक पार्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको कि दिमाग में आपको रखना होगा, ठीक है। तो एक चीज अब हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन जो किए। इसी क्लासिफिकेशन से अगर हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में सारा कुछ, सारे जो इसके आर्टिकल्स हैं उसको लेके आगे बढ़ेंगे, तो जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि ऐसे क्रिएट होता है कि डीपीएसपी के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दे, तो 36 से 51 तक, तो 36 और 37 हम आपको बता दिए हैं। अब बाकी को हम लोग देखें, लेकिन हम लोग यहां देखेंगे इस फॉर्मेट में, ताकि अगर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए कि डीपीएसपी में जो समाजवादी सिद्धांत है उसकी व्याख्या करें, तो हम लोग उसको भी करने की स्थिति में हो। इस बात का ध्यान रख करके हम लोग एक्सपांशन करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है समाजवादी सिद्धांत की जानकारी दे, तो पहले आपको थोड़ा सा समाजवाद को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो समाजवाद क्या है? समाजवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि सामाजिक न्याय की बात की जाती है या सभी प्रकार के भेदभावों का उन्मूलन करके समाज में रहने वाले सभी लोगों के कल्याण की बात की जाती है, समानता का दृष्टिकोण रखा जाता है। भारत के संविधान में समाजवाद को हालांकि डिफाइन नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर समाजवाद का मतलब क्या होता है कि उत्पादन और वितरण पर समस्त समाज का अधिकार हो, ठीक है। ये आर्थिक समानता की भी बात करता है, ये राजनीतिक समानता की भी बात करता है, इसके अलावा धार्मिक समानता की भी बात करता है। तो कुल मिलाकर के समाजवादी जो विचारधारा है ये बड़ा ही व्यापक स्वरूप में नजर आता है, और डीपीएसपी के विभिन्न प्रावधानों में समाजवादी सिद्धांत के कई सारे प्रावधान या कई सारे लक्षण स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं। जैसे कि आर्टिकल 38, हम ये समझते हुए कि आप लोगों को ये बातें याद होंगी, थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। 38 में क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है कि राज्य नीतियों के निर्माण में, सामाजिक नीतियों के निर्माण में न्याय का प्रयास करेगी, चाहे वो नीति सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार के पॉलिसी मेकिंग में राज्य न्याय का प्रयास करेगी। न्याय का प्रयास करेगी मतलब ये प्रयास करेगी किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई अन्याय न हो सके। तो 38 में ये बातें हैं। आर्टिकल जो 39 है ये बेसिकली आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना के संदर्भ में बताने का काम करता है। उस उद्देश्य से आर्टिकल 39 में आर्थिक समाजवाद के संदर्भ में कई सारी बातें रखी गई हैं। जैसे कि आर्टिकल 39 क्लाउज ए, यहां पर हमने ABCD E तक लिखा हुआ है। 39 क्लाउज ए कहता है कि आर्थिक संसाधन
का उपयोग राज्य के द्वारा इस तरीके से किया जाएगा कि पुरुष और महिला दोनों को आजीविका का समान अधिकार होगा। पुरुष और महिला को आजीविका का समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद 39 क्लॉज भी कहता है कि राज्य भौतिक संपदा का या सार्वजनिक संपत्ति का इस तरीके से इस्तेमाल करेगी, उसका बंटवारा इस तरीके से करेगी ताकि समाज में रहने वाले सभी वर्ग के हितों की पूर्ति हो सके। इसका इस्तेमाल जो भौतिक संपदा है कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि समाज में रहने वाले उन तमाम वर्गों को जो किसी भी कारण से पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, जिनको की विकास की आवश्यकता है, जिनको अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है, उनको लाभ मिल सके। तो भौतिक संपदा का, सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाएगा, न कि किसी खास वर्ग को ध्यान में रख करके। इसके बाद इसी तरीके से 39 क्लॉज सी को देखें तो इसमें कहता है कि आर्थिक संसाधनों का संचालन इस प्रकार से किया जाएगा कि उत्पादन के साधनों का केंद्रीयकरण न हो। मतलब कि जो उत्पादन के साधन है, भूमि, संपत्ति, ये कुछ खास लोगों के हाथों में ही केंद्रित न हो, बल्कि समाज में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिले। तो धन के संकेंद्रण को रोकना, कुछ एक हाथों में ही उत्पादन के जो साधन है वो रुक न जाए, उसका लाभ सबको मिले, ऐसी व्यवस्था करना राज्य की जिम्मेदारी है। इसके बाद है डी और ई में, इसमें 39 में यह भी कहा गया है कि पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। इसके बाद कहता है कि ई में पुरुष, महिला और बालकों को आर्थिक शोषण से मुक्ति मिलना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए, उनको समुचित वातावरण दिया जाना चाहिए और ऐसे वातावरण जहां की बालक खास करके स्वस्थ और गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके। तो ऐसे प्रावधान करने का बात आर्टिकल 39 के तहत किया गया है और राज्य को इस संदर्भ में निर्देशित किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लाइन से पढ़ जाए, इसको यहां पर छोड़ दें या फिर इसको भी देख सकते हैं। 41 में क्या है, बेसिकली अगर एक शब्द में बात करें तो ये सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें कहता है कि राज्य अपने सामर्थ्य के अनुसार बेकारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी, अशक्तता की स्थिति में लोक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगी। मतलब कि सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये प्रोविजन है और ये समाजवादी सिद्धांत पर है। आर्टिकल 42 में दो बातें लिखी हुई हैं। एक और लिखा हुआ है कार्य की मानवीय दशाएं, और दूसरी ओर लिखा हुआ है या दूसरा जो बात लिखा हुआ है वो है मातृत्व हित लाभ प्रदान करना। मतलब ऐसी महिलाओं को मैटरनिटी पीरियड में सुविधाएं मुहैया कराना, उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी होगी जो महिलाएं वर्किंग है। तो एक और कार्य की मानवीय दशाएं और दूसरी ओर महिलाओं के लिए। आर्टिकल 43 ये एक और गांधीवादी विचारधारा से भी संबंधित है, दूसरी ओर इसका समाजवादी सिद्धांत से भी संबंध है। इसमें 43 में कहा गया है कि कृषि और उद्योग में लगे हुए जो श्रमिक वर्ग हैं उनको यथोचित मजदूरी प्रदान किया जाए, सो दैट कि वो बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें, क्योंकि उनका बेहतर जीवन व्यतीत करना उद्योग के उत्पादन को बढ़ाने का काम करेगा, जिसका अल्टीमेटली लाभ राष्ट्र को मिलेगा। तो उनको बेहतर जीवन के लिए आवश्यक है कि उनको यथोचित मजदूरी प्रदान किया जाए और यह मजदूरी के आधार पर ही वे अपने अवकाश के समय का, छुट्टियों के वक्त का समुचित इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि अगर उनको छुट्टी दे दिया जाए और हाथ में पैसा ना हो तो छुट्टी का क्या कुछ मजा होगा, ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं। इसके अलावा 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इस बात का भी प्रावधान किया गया कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदारी मिल सके, इस बात का प्रयास करे राज्य। ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जोड़ा गया बात था। ठीक है, 43 इसके बाद समाजवादी विचारधारा में ही 47 आप सब जान रहे हैं कि इसमें कहता है कि स्वास्थ्य और पोषाहार के स्तर को राज्य ऊपर उठाने का प्रयास करेगी और यह प्रयास करेगी कि औषधि से भिन्न, मतलब जहां औषधि में प्रयोग होना है वहां
उसके अलावा मादक पदार्थों का, ड्रग्स का, अल्कोहल का इस्तेमाल न हो, ताकि स्वास्थ्य और पोषण का स्तर बेहतर हो। तो ये जो प्रोविजन है ये समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब इसके आधार पर अगर इसका आलोचना करना हो तो आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत होगी, कोशिश कीजिएगा लिखने का। ठीक है, कि क्या कुछ कमियां हैं। तो पहले समाजवादी सिद्धांत और फिर बताइएगा कि इन बातों के बावजूद ऐसा नहीं है कि देश में समाजवाद की जिस संकल्पना या जिस परिभाषा को लेकर के हम लोग इस पर बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फुलफिल हो गया है। आज भी महिलाओं को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक नहीं मिलता है। ठीक है, भले ही इसकी व्यवस्था कर दी गई हो। ऐसा भी नहीं है कि पोषाहार के स्तर को बढ़ाने के लिए या बेहतर करने के लिए जो उपाय किए गए हैं, मादक पदार्थों को रोकने की बात की गई है, ये पूरी तरीके से लागू है। तो आप थोड़ा सोचने का काम कीजिएगा। मेंस के आंसर राइटिंग में आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा फॉर्मेट में आपके सामने आए। क्वेश्चन ट्विस्ट अगर हो, आप इसके मर्म को समझते रहेंगे। अगर आप अपने आसपास के चीजों को देखते समझते हैं तो आप उसको दिमाग में रखिए और जरूरत के हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप उसको प्रेजेंट करने का काम कीजिए। तो खैर, समाजवादी सिद्धांत क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब है गांधीवादी सिद्धांत। ये भी कमोबेश आपका सारा बात जो है वो निश्चित तौर पर जाना हुआ सा लगेगा। गांधीवादी सिद्धांत मतलब कि गांधी जी जिन विचारों को अपने जीवन में समाहित करते हैं, उनके विचारों के आधार पर डीपीएसपी में जो बातें रखी गई हैं वो गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। अब जैसे आर्टिकल 40, आप सब जानते हैं कि गांधी जी ये मानते थे कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब गांवों का विकास हो, क्योंकि भारत गांवों का देश है, भारत गांव में बसता है और गांवों का विकास तब हो सकता है जब गांव के विकास में, उसके प्रशासन में स्थानीय लोग शामिल हों। इसी बात को ध्यान में रख करके आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी। तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित ये विचारधारा है। अब 43 जो कि यहां भी था, मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, ये बातें यहां भी हैं। यहां पर 43 में गांधीवादी विचारधारा से संबंधित जो व्यवस्था है वो ये है कि कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए। कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए, चाहे इसके लिए व्यक्तिगत प्रयास हो या सामूहिक या सामुदायिक प्रयास हो, और राज्य इसके विकास में सहयोग देने का काम करे। गांधी जी कुटीर उद्योग पर बल इसलिए देते थे क्योंकि गांधी जी की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जिसको कि हम लोग बुनियादी शिक्षा बोलते हैं या शिक्षा का वर्धा योजना कहते हैं, उसमें गांधी जी किताबी शिक्षा के अलावा स्वरोजगार के लिए जो व्यवसायिक शिक्षा हो सकता है उसको भी देने का बात करते थे। तो उसी संदर्भ में वो कुटीर उद्योगों के विकास के लिए भी राज्य के द्वारा प्रयास किए जाने की बात करते हैं। बाद में 43 क्लॉज बी भी जोड़ा गया 97th अमेंडमेंट के द्वारा। 97th अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में इस बात का भी प्रावधान किया गया कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक या सामुदायिक गठन के लिए, उसके प्रबंधन के लिए उनको सहायता पहुंचाने का काम करेगी। तो यहां पर सामुदायिक या कोऑपरेटिव सोसाइटी के निर्माण से है, उसके प्रबंधन से है, उसके प्रशासन से है, उसके विकास से है, वो भी 43 में जोड़ा गया। अब इसके बाद 46 इसमें कहता है कि राज्य समाज के पिछड़े वर्गों, खास करके एसटी, एससी, ओबीसी के लिए उनके सामाजिक, उनके आर्थिक उन्नति के लिए, सामाजिक आर्थिक समस्याओं के निदान के लिए, उनके विकास के लिए प्रयास करेगी। ठीक है, 47 हम पहले बता चुके हैं, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को ऊपर उठाना और मादक पदार्थों पर नियंत्रण की बात। अब आर्टिकल 48 भी आप जानते हैं कि ये बात करता है वन एवं पर्यावरण तथा वन संरक्षण की, और ये आज के तारीख में कितना रेलेवेंट है ये पूरा दुनिया जानता है। तो ये इससे जुड़ा हुआ है। अब देखिए हम लोग उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत का मतलब हुआ कि वैसे सिद्धांत जो व्यक्ति की गरिमा के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हो, व्यक्ति की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता के लिए जो आवश्यक हो, और इसके लिए राज्य का कर्तव्य बनता है कि
एक ऐसे वातावरण का निर्माण करे जहां व्यक्ति स्वस्थ और गरिमामय जीवन व्यतीत करते हुए अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो इस संदर्भ में जो प्रावधान किए गए हैं वो उदारवादी सिद्धांत पर आधारित नजर आते हैं, जिसमें 39 क्लाउज ए को हम लोग देखें तो 39 क्लाउज ए जो है ये संविधान में या डीपीएसपी में 42nd अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था 1976 में, जिसमें कि इक्वल जस्टिस की बात की गई है। इक्वल जस्टिस, सब लोगों को समान न्याय मिल सके, इसकी बात की गई है। और इसीलिए मुफ्त जो वैधानिक सलाह होता है उसको दिए जाने का प्रावधान करने का बात राज्य को कहा गया है, राज्य को निर्देशित किया गया है। 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है। भारत में रहने वाले सभी वर्ग, सभी समुदायों के ऊपर एक समान आचार संहिता, एक समान कानून लागू होगा, इसके संदर्भ में राज्य को निर्देशित किया गया है। हालांकि सबसे चर्चा, सबसे विवादित रहा है और यह पूरी तरीके से अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। कुछ चीजें इसका एग्जीक्यूट हुआ है, जिसके इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। आर्टिकल 45 में मूल रूप से क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान या व्यवस्था राज्य के द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य ने इसको लागू भी कर दिया, आप सब जानते हैं 86 अमेंडमेंट के द्वारा, जो इसके एग्जीक्यूशन में जुड़ भी जाएगा। 86 अमेंडमेंट 2003 के द्वारा अब शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। और अब इसमें जो बच गया है वो ये है कि 0 से लेकर के 6 वर्ष के जो बालक हैं उनके समुचित विकास के लिए, उनके शिक्षा के लिए राज्य के द्वारा प्रयास किया जाएगा। क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए तो अब फंडामेंटल राइट्स बन चुका है, जैसा कि मैंने बताया 86 अमेंडमेंट के द्वारा 21A में ये प्रोविजन कर दिया गया है। अब देखिए 48 पर भी हम लोगों ने बात कर रखा है कि वन, पर्यावरण आदि से संबंधित है, तो इस पर अब बात करने की जरूरत नहीं है। 49 क्या कहता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो संस्थान हैं, उनका संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारी होगी ऐसा नहीं, राज्य का यह कर्तव्य होगा। राज्य को दिशा निर्देशन दिया गया है कि किस तरीके से राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों का संरक्षण किया जाए। आर्टिकल 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का इसमें व्यवस्था है कि राज्य कोशिश करे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग हो। क्या कुछ किया गया है इसके इंप्लीमेंटेशन में बताएंगे। 51 ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व से संबंधित है, जिसमें कई सारी बातें हैं कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों का पालन करेगा, दो राष्ट्रों के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो उसको सुलझाने में अपनी भूमिका निभाएगा। ये तमाम चीजें उदारवादी सिद्धांत में है। तो अब जब क्वेश्चन समाजवादी सिद्धांत पर पूछेगा आप बता सकते हैं, गांधीवादी सिद्धांत पर पूछेगा आप बता सकते हैं, उदारवादी सिद्धांत पर पूछेगा आप बता सकते हैं, ओवरऑल पूछेगा तो ये प्रोविजन अगर याद है तो आप इसको भी बताने की स्थिति में निश्चित तौर पर होंगे। और अब हम लोग इसके एग्जीक्यूशन के पार्ट पर जाएंगे, ठीक है, कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कुछ किया गया है। तो अब तक आपके सामने इसका इंट्रोडक्शन है, इसका इंपॉर्टेंस है, इसका क्लासिफिकेशन है। हालांकि क्लासिफिकेशन के संदर्भ में एक बात हम बोलना भूल गए, जो भी बता दें आपको, कि संविधान में कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं किया गया कि समाजवादी सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत है या उदारवादी सिद्धांत है। लेकिन जब इसकी व्याख्या की जाती है तब इसकी मतलब जो विभिन्न प्रावधान है उनकी दशा और दिशा के आधार पर हम लोग ये क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये समाजवादी सिद्धांत पर है, जहां सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, समानता देने की बात की जा रही है, आर्थिक संपदा पर सब लोगों का समान अधिकार हो इसकी बात की जा रही है। तो ये समाजवादी सिद्धांत गांधी जी के विचार से जुड़ा हुआ है और व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के लिए स्वस्थ और गरिमामय वातावरण प्रदान किया जा रहा है, तो ये उदारवादी सिद्धांत। तो फिर दोहरा दें कि संविधान में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन इन प्रावधानों के व्याख्या के आधार पर इनकी जो दशा दिशा निकल करके आती है हम लोग इसको बांटने का काम करते हैं। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर दोहरा दें कि किसी को अगर मुझसे बात करनी हो, बहुत लोग अपना मैसेज देते हैं, ठीक है,
यूट्यूब के थ्रू आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7992000656। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद आप चाहें तो इस पर बात भी कर सकते हैं, ये मेरा कॉल नंबर भी है। तो किसी तरह की कोई जानकारी हो तो ये चीज है। आगे आगे और बढ़े उसके पहले ये बता दें कि कुछ जो व्यूअर हैं उन्होंने डिमांड किया है कि सर राज्यपाल पर, वो मेरे लिस्ट में शामिल है, आने वाले दिनों में हम गवर्नर की भूमिका पर, उनकी शक्ति पर भी वीडियो बनाएंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन पर उन्होंने कहा है, उस पर ही बनाएंगे। और भी कई सारे क्वेश्चन जो मेरे थॉट में है, मेरे दिमाग में है बतौर गेस, वो हम निश्चित तौर पे आपको कराएंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि दिन में अपना संस्थान को भी देखना होता है और उसके बाद शाम में लौटने के बाद ये काम आपके लिए हम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि मेरे इस काम में आप मेरी मदद करें, मतलब कि वीडियो को न सिर्फ पूरा देखें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बात और बहुत दिल से कहना चाहेंगे, आपका कमेंट बहुत ऊर्जावान बनाता है, तो प्लीज अपनी प्रतिक्रिया भी मुझ तक पहुंचाने का काम कीजिए। चलिए हम लोग अब इसके एग्जीक्यूशन पर बात करते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कुछ किया गया है। और मेरे गेस के हिसाब से डीपीएसपी से ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है जेपीएससी के एग्जाम में, तो हम लोग इसको देखते हैं। लेकिन उसके पहले फिर से एक बात दोहरा दे अपनी बात को बताने से पहले कि ये प्रोविजन आपको हर हालत में याद रखने होंगे। तो इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। डीपीएसपी चूंकि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, जो बात हम लोग पहले भी कर रखे हैं, लेकिन राज्य के द्वारा अपने कर्तव्य के पालन के क्रम में लोकतांत्रिक भावना को ध्यान में रखते हुए हमेशा ये प्रयास किया गया है कि इनको लागू किया जा सके। इसको लागू करने के लिए जो राज्य है या तो किसी स्कीम का इस्तेमाल करती है, किसी नीति का निर्माण करती है, या संसद में इस संदर्भ में विधान पारित करने का काम करती है। भारत के आजादी के बाद से ही, या हम लोग यूं कहें कि संविधान के लागू होने के कुछ समय के बाद से ही राज्य के द्वारा, सरकारों के द्वारा इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए कई सारे प्रावधान लगातार किए गए हैं। और कमोबेश सभी अनुच्छेद में ये काम हुआ है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। जैसे कि आर्टिकल 38 मैंने बताया था कि राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगी। तो राज्य के द्वारा आप देखिए जितने भी कार्य किए जाते हैं, जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में, चाहे वो सड़क बनवाने का काम हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, ये सब कहीं ना कहीं लोक कल्याण से संबंधित होता है। और इसमें न्याय का जो पुट होता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य न्याय का प्रयास करेगी, राज्य इसका ध्यान में रख करके अनेक प्रकार की योजनाएं और अनेक प्रकार के कार्य कर रही है। डीपीएसपी को क्रियान्वित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इसका क्रियान्वयन है वो आर्टिकल 39B में नजर आता है। 39B हम आपको बताए थे, आपको याद होगा कि भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि इसका समाज के सभी वर्गों को समुचित लाभ मिल सके। ठीक है, तो 39B को ध्यान में रख करके हम लोग ये पाते हैं कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किया गया 1951 में, और पहले संशोधन के द्वारा ही भूमि सुधार कानून को लागू किया गया। और भूमि सुधार कानून के तहत ही लैंड सीलिंग एक्ट, भू हदबंदी कानून जिसको बोलते हैं, लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया और उसमें भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई। तो इसमें था कि भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरीके से हो कि समुदाय के सभी वर्गों को लाभ हो। तो इसके लिए सरकार के द्वारा निश्चित तौर पर काम किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा इसी से अगर आप चाहें तो आप जोड़ सकते हैं कि भारत में जो टैक्सेशन की व्यवस्था है उसमें प्रत्यक्ष करों को प्रोग्रेसिव टैक्स या प्रगामी कर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आय अधिक हो तो उनको अधिक टैक्स देना पड़ता है सामान्य शब्दों में। तो प्रोग्रेसिव टैक्स या प्रगामी कर की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से करने काम किया जा रहा है कि इसका लाभ सबको हो, क्योंकि टैक्स का पैसा अल्टीमेटली सामाजिक कल्याण पर होगा, समाज के हित में किया जाएगा। इसी तरीके से 39B को
39C को भी ध्यान में रख करके और एक महत्वपूर्ण काम किया गया। 39C का प्रोविजन भी पहले आप याद करिए, क्योंकि पहले आपको वो कोट करना पड़ेगा कि राज्य अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करेगा कि उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण ना हो। मतलब कि उत्पादन के जो साधन है, संपत्ति हो, भूमि हो, ठीक है, ये कुछ एक लोगों के हाथ में ही केंद्रित ना हो। और इसको लागू करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई सारे काम किए गए ताकि धन का, संपत्ति का संकेंद्रण को रोका जाए। जैसे कि कोयला खानों का या खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना, देसी रियासतों की समाप्ति या रजवाड़ा को खत्म करने के बावजूद रजवाड़ों को जो प्रिवी पर्स दिया जाता था, सम्मान का थैला दिया जाता था, उसको समाप्त किया गया। उद्योग के संदर्भ में सरकार ने शुरुआत में यह नियम भी बनाया कि कुछ कुछ जो उद्योग हैं वो सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र में ही स्थापित किए जा सकते हैं। तो ऐसे जो कार्य थे ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए गए सो दैट कि धन का, संपत्ति का संकेंद्रण को रोका जाए, और इसके लिए सरकार के द्वारा कई सारे काम निश्चित तौर पर किए गए हैं। 41 जो हमने आपको बताया बहुत आसान है कि यह सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, जहां राज्य अपने सामर्थ्य के अनुसार बेकारी की स्थिति में, वृद्धावस्था की स्थिति में, डिसेबिलिटी या अशक्तता की स्थिति में लोगों को लोक सेवा या राहत पहुंचाने का काम करेगी, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा देने का काम करेगी। अब आप देख लीजिए कि सरकारों के द्वारा जरूरत के हिसाब से, चूंकि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, कई राज्य ऐसे हैं जो बेरोजगारी भत्ता भी देने का काम करते हैं, वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था अपने यहाँ है, अपंग जो व्यक्ति हैं जिनको दिव्यांग कहा जाता है उनके लिए विशेष व्यवस्था किया गया है, विधवाओं को पेंशन दिया जाता है। तो सामाजिक सुरक्षा का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां की सरकार के द्वारा काम नहीं किया जा रहा हो। तो इस संदर्भ में भी लगातार काम किए जा रहे हैं। 42 मैंने आपको बताया था कि दो बातें हैं, कार्य की मानवीय दशाएं और प्रसूति हित लाभ अधिनियम या प्रसूति हित लाभ देना। कार्य की मानवीय दशाओं को बहाल करने के लिए कि जो कार्यस्थल है वहां पर किस तरह का वातावरण होना चाहिए सो दैट कि वहां काम करने वाले जो कामगार हैं उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इसके लिए भारत में जो श्रम कानून है, चाहे वो फैक्ट्री एक्ट हो, बीड़ी सिगार अधिनियम हो, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम हो, ठीक है, तो कई सारे जो श्रम कानून बनाए गए हैं वहां उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए दिशा निर्देशन दिया गया है कानून के तहत कि कारखाना मालिक को ये चीजें रखनी होंगी। इनके लिए पीने का पानी हो, रोशनी हो, हवा हो, पानी हो, ये तमाम चीजें वहां पर मुहैया कराई जाती है। तो कारखाना अधिनियम वगैरह के माध्यम से ये चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। 42 में प्रसूति हित लाभ की बात होती है। तो आर्थिक तंगी ने महिलाओं को भी वक्त के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। जो कामकाजी महिलाएं हैं मैटरनिटी पीरियड में उनको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, स्वास्थ्य रिलेटेड या फिर भुगतान से संबंधित। तो ऐसी स्थिति में कानून के माध्यम से यह व्यवस्था किया गया कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको इस अवधि में, मैटरनिटी के पीरियड में, न सिर्फ छुट्टी दी जाएगी बल्कि इस दौरान उनके स्वास्थ्य के लिए उनको वेतन भी दिया जाएगा, उनको अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। और इसके लिए भारत में 1961 में कानून बना, दैट इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 पारित किया गया। ईएसआई एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, वहां पर भी प्रसूति हित लाभ के संबंध में कानून बनाया गया है, व्यवस्था की गई है। ईएसआई एक्ट जो है ये 1948 से ही लागू है और वक्त के हिसाब से इसमें बदलाव भी किया गया है। तो 43 को एग्जीक्यूट करने के लिए आप इन बातों को, ये जो कानून मैंने बताया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, इसको आप कोट कर सकते हैं। 43 यहां पर मजदूरों को उचित जीवन देने की बात की जाती है, निर्वाह मजदूरी देने की बात की जाती है। इसके लिए भी 1948 में कानून बना था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में, मिनिमम वेजेस एक्ट, जो कि आज भी लागू है। जरूरत के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट किया गया है, जो कि भारत के कानून और संविधान की एक खूबसूरती है कि उसको वक्त के साथ बदला जाता है। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये बोलने में मेरे लिए भी थकने वाली बात होती है। तो प्लीज पूरा सुनिएगा, ऐसा नहीं कि बीच में आप छोड़ दें, क्योंकि फिर मेरे बोलने का, ये बताने का कोई मतलब बनेगा नहीं।
ठीक है। तो 43 के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदारी दी जानी चाहिए। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी दिए जाने का मतलब लेमन टर्म में अगर बात करें तो निर्णय प्रक्रिया में मजदूरों को शामिल करना। मजदूरों को अगर निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा तो एक तो निर्णय डेमोक्रेटिक होगा, मिलकर के लिया जाएगा, मजदूरों को संतुष्टि होगी, वो अपने आप को उस कारखाना का, उस उद्योग का हिस्सा समझेंगे और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, उनके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और उनके कार्य क्षमता में वृद्धि का अल्टीमेट जो परिणाम होगा वो होगा कि उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होगा, उत्पाद के लागत में कमी आएगी और फिर इसका लाभ सब लोगों को मिलेगा, मालिक को भी, मजदूर को भी, हमको, आपको और राष्ट्रीय आय को भी। तो कुल मिलाकर के मजदूरों को उद्योग में प्रबंधन देने की बात की गई। लेकिन भारत में अभी कोई कानून नहीं बनाया गया है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदारी देने के संदर्भ में। लेकिन झारखंड का टिस्को स्वैच्छिक तौर पर यह काम करता है और निर्णय प्रक्रिया में मजदूरों को शामिल करने का काम भी करता है। ठीक है। तो 43 का एग्जीक्यूशन इस रूप में देख सकते हैं। 47 में है कि स्वास्थ्य और पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। तो स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को ऊपर उठाने के लिए भारत में कई योजनाएं, कई कानून है। फूड सिक्योरिटी एक्ट इसी के लिए है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसके लिए काम करता है, मिड डे मील स्कीम इसके लिए काम कर रहा है। तो सरकार ने विभिन्न योजनाओं और कानूनों के माध्यम से भी इसको लागू करने का काम किया है। 40 बताने की जरूरत नहीं है। 73rd अमेंडमेंट 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है और 74th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा नगर प्रशासन या नगर पंचायत को शामिल किया गया है, जो कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो इसके लिए भी काम किया जा चुका है, मतलब कि यहां पर आपको इसका एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन में 73rd और 74th अमेंडमेंट लिख देना है। 43 हम बात कर ही चुके हैं। 46 जो था ST/SC के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए। तो आप देखिए कि ST/SC के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य के द्वारा कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। न सिर्फ उनको शिक्षा में आरक्षण दिया जाता है, नौकरी में उनके आरक्षण का प्रोविजन है, विधायिका में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है, जो स्थानीय सरकारें हैं वहां पर भी उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो ST/SC के लिए उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई प्रकार के प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं, उनको इंप्लीमेंट किया गया है। 47 बता चुके हैं, अब उसको बताने की जरूरत नहीं है, यहां मैंने बताया। 48 इसके लिए आप देखिए कि वन्य जीवों का संरक्षण और वन पर्यावरण का रक्षा करना है। तो भारत में पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं, जैसे कि 1972 में ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। वन्य जीवों को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे अभयारण्य बनाए गए हैं, कई सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। कहीं गज परियोजना चलाया जाता है तो कहीं व्याघ्र परियोजना चलाया जाता है, तो पशुओं के नस्ल में सुधार के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये सब वन एवं पर्यावरण को लागू करने के लिए ही किया गया है। ठीक है। 39 भी हम उधर कर चुके हैं। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सबसे अधिक विवादित था, मैंने उस वक्त बताया था आपको, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन का काम भी हुआ है। 1985 से मुस्लिम समुदाय मुख्य रूप से इसका विरोध करती रही है, लेकिन 1985 से एक मसला लगातार चल रहा था और वो था 3 तलाक का मुद्दा, जिसको कि अल्टीमेटली एक कानून के द्वारा, अगर डेट मुझे सही याद है तो 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बना दिया गया है। ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक मुद्दा यह था जो 1985 से चला आ रहा था, 2019 में उसका समापन हुआ। हालांकि अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के विवाद चल रहा है। उत्तराखंड में उसको लागू करने की बात हो रही है। गोवा पहला राज्य है जहां ऑलरेडी इसको लागू किया जा चुका है। तो खैर इस पर भी काम किया जा रहा है, कुछ काम हुआ भी है। 45 बता चुके हैं आपको कि इसमें 6 से 14 वर्ष के
बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था, जिसको कि एग्जीक्यूट किया गया, जिसको कि इंप्लीमेंट किया गया, और शिक्षा को 86th अमेंडमेंट 2003 के द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया है, और आर्टिकल 21 क्लाउज ए में या 21A में इसको सूचीबद्ध कर दिया गया है। अब ये मूल अधिकार है, मतलब राज्य अगर नहीं उपलब्ध कराएगी तो अब ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। ठीक है, 48 वन एवं पर्यावरण से जुड़ा हुआ चीज था, मैंने आपको बताया है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें है कि पशुओं का वैज्ञानिक पद्धति से विकास करना, उनके नस्ल का सुधार, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। 49 का बात करें, बस इन चीजों को सुनिए और जो चीजें याद है बस उसको लिखने का काम कीजिए, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला कोई चीज है नहीं। ठीक है, 49 में था कि जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, जो संस्थान है, उनका संरक्षण करना राज्य के लिए ये मतलब दिशा निर्देशन का काम करता है। तो भारत में अगर देखें तो पुरातात्विक सर्वेक्षण जो विभाग है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसके माध्यम से इनके संरक्षण का काम लगातार किया जा रहा है। भारत सरकार, राज्य की सरकारें इन जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, इनके संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान भी चलाने का काम लगातार कर रही है। ठीक है, तो 49 के लिए भी काम किया जा चुका है। 50 में था कि लोगों को निष्पक्ष न्याय मिले, इसके लिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए। राज्य ऐसा प्रयास करेगी, और इसको कार्य रूप देने के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 1873 में ही जो कानून बना था CRPC एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं CRPC एक्ट, जो था वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये इसी पर्पज से बना हुआ था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। अब उसी को CRPC को अब 2023 में बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम नाम दे दिया गया है। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने के लिए भी यह काम किया जा चुका है, और अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता को लागू करने के लिए भारत से बेहतर तो काम दुनिया का कोई राष्ट्र करता ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने पंचशील समझौता किया। आप सोचिए कि संविधान लागू होने के कुछ वर्षों के बाद ही चीन के साथ 1954 में जिनेवा कन्वेंशन पर हम लोगों ने सिग्नेचर किए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई हुई है। हम लोगों ने परमाणु निशस्त्रीकरण जो समझौता है उसको एडॉप्ट किया हुआ है। दो राष्ट्रों के बीच में विवाद होता है तो हम लोग उसके समाधान का शांतिपूर्ण तरीका ढूंढते हैं, उनको सुझाव देते हैं। तो इन तमाम चीजों को भारत के सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा लगातार किया जा रहा है। हालांकि इन उपायों के बावजूद हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से लागू हो गया है। कई सारी कमियां हैं। आज भी महिलाओं से संबंधित हिंसा होती है, कार्यस्थल पर उनके साथ भेदभाव होता है। अभी भी सामाजिक अन्याय वाली स्थिति गाहे बगाहे हम लोग देखते सुनते रहते हैं। और कई ऐसे मुद्दे हैं जो आप सोचिएगा, आराम से लिखिएगा। मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ चीजों को आपको सोचना पड़ेगा। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि काम करने की आवश्यकता है, लेकिन DPSP न्यायालय में प्रवर्तनीय भी नहीं है। बावजूद इसके इतने सारे कार्य किया जाना है। इसके अलावा इसको भी आप लिख सकते हैं कि देश के आर्थिक विकास के लिए सरकार के द्वारा शुरुआती दौर में 1951 में योजना आयोग का गठन किया गया। उसके माध्यम से हम लोगों ने विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को बहाल करने का प्रयास किया गया। वक्त के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुसार योजना आयोग का स्वरूप बदला और वो नीति आयोग के रूप में सामने आया, और उसके द्वारा भी ये कार्य लगातार या बदस्तूर जारी है, किया जा रहा है। तो DPSP से जुड़ा हुआ इसके जो 3-4 एंगल थे वो मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप और बड़ा करेंगे तो फिर आप बोर हो जाइएगा, हम भी थक गए हैं बोलते बोलते। ठीक है, तो इतना बात याद रखिए। अगर आपका डिमांड होगा, आपको अगर अच्छा लगा होगा, आप चाहेंगे तो एक जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में कहा था कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP में किसको वरीयता दी जानी चाहिए, क्या कुछ प्रावधान है, क्या व्यवस्था है, अगर आप चाहेंगे तो आप अगर एक कमेंट लिखिएगा तो आने वाले दिन में उस पर भी वीडियो आपके लिए बनाने का काम करेंगे। चलिए, जल्दी ही मुलाकात होगी, मिलते हैं फिर। धन्यवाद।